हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी, यूजीसी, नेट, जीआरएफ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं समाजशास्त्र प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, टी पार्सन्स। ऑप्शन बी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पीएच प्रभु। और ऑप्शन डी, सोसाइटी इन इंडिया, डीजी मंडेलबाउम। बताइए कौन सी पुस्तक किस लेखक से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, टी पार्सन्स की ना होकर एस राधा कृष्णन की है। आइए अब जान लेते हैं एस राधा कृष्णन की अन्य पुस्तकों के बारे में। आ एथिक्स ऑफ वेदांत इनकी पुस्तक है। द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, माई सर्च फॉर ट्रूथ, द रेन टेम्परेरी फिलॉसफी, रिलीजन एंड सोसाइटी, इंडियन फिलॉसफी और द एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी, ये इनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। किसने आधुनिकता को एक समाप्त परियोजना माना है। ऑप्शन ए, जे देरिदा। ऑप्शन बी, ए गिडेंस। ऑप्शन सी, एल अल्थूजर। या ऑप्शन डी, जे हेबरमास। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, जे हेबरमास ने आधुनिकता को एक समाप्त परियोजना माना है। आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हेबरमास ने आधुनिकता बनाम उत्तर आधुनिकता 1981 में एक निबंध की शुरुआती आलोचना पेशकश की। हेबरमास ने उत्तर आधुनिकतावाद की कई आलोचनाएं की थी, जैसे उत्तर आधुनिकतावादी इस बात के बारे में समान हैं कि क्या वे गंभीर सिद्धांत या साहित्य का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने बात कही, उत्तर आधुनिकतावादी भावुकता से अनुप्राणित होते हैं, लेकिन उन भावनाओं का स्वरूप पाठक से छुपा रहता है। तीसरा उन्होंने आलोचना की उत्तर आधुनिकतावाद की कि उत्तर आधुनिकतावाद एक समग्र परिप्रेक्ष्य है जो आधुनिक समाज के भीतर होने वाले घटनाओं और प्रथाओं को अलग करने में विफल रहता है। और चौथा इन्होंने बताया कि उत्तर आधुनिकवादी रोजमर्रा के जीवन और इसकी प्रथाओं को नज़रअंदाज करते हैं, जिसे हेबरमास बिल्कुल केंद्रीय बिंदु मानते हैं। तो मतलब इन्होंने आधुनिकता बनाम उत्तर आधुनिकता एक निबंध लिखा, जिसने इन्होंने 20वीं शताब्दी की जो विफलताएं थी उनको पकड़ने की कोशिश की और जो उत्तर आधुनिकतावादी थी उनकी उन्होंने आलोचना की। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यादृच्छिक परिदृश्य के तौर पर योग्य होने हेतु क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए, अनुसंधानकर्ता को विषय का पूर्व परीक्षण कराना चाहिए। ऑप्शन बी, अनुसंधानकर्ता को मार्गदर्शी अध्ययन करना चाहिए। ऑप्शन सी, कम से कम 100 लोगों का चयन करना चाहिए। या ऑप्शन डी, जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चयनित किए जाने का समान अवसर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे यादृच्छिक परिदृश्य या रैंडम सैम्पलिंग के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चयनित किए जाने का समान अवसर मिलना चाहिए। यही आपका रैंडम सैम्पलिंग होता है। आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैसे कि रैंडम सैम्पलिंग जो है, जो कि यादृच्छिक परिदृश्य के ऊपर बात की गई है, वो आपके संभावित परिदृश्य या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिस परिदृश्य परियोजना में जनसंख्या के सदस्यों के परिदृश्य में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात होती है, उसे संभावित परिदृश्य कहते हैं। अतः संभावित परिदृश्य 3 प्रकार के होते हैं। एक साधारण यादृच्छिक परिदृश्य, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। एक स्थिरीकृत यादृच्छिक परिदृश्य, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। एक समूह या गुच्छ परिदृश्य या क्लस्टर
सैम्पलिंग भी कहेंगे। तो जो क्वेश्चन पूछा गया आपका साधारण या यादृच्छिक परिदृश्य के बारे में पूछा गया है। तो इसमें जो होता है कि संपूर्ण जनसंख्या का एक नमूना तैयार किया जाता है और उस नमूने में प्रत्येक सदस्य के चयन में चुने जाने की संभावना होती है तथा किसी भी सदस्य का चयन किसी भी दूसरे सदस्य को बाधित नहीं करता है। और ये जो आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, ये आपका लॉटरी विधि के माध्यम मतलब दो विधियों के आधार पर होता है, एक लॉटरी विधि और दूसरा संख्या सारणी विधि के आधार पर होता है। और यहाँ पे दूसरी बात की गई स्त्रीकृत यादृच्छिक परिदृश्य या स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये होता है कि इसमें जो जनसंख्या को कई स्तरों में विभाजित कर दिया जाता है, इसीलिए इसे स्त्रीकृत यादृच्छिक परिदृश्य या नमूना कहते हैं। तो इसमें जब कोई अनुसंधान की समस्या अगर ऐसी कोई होती है जो विषम जनसंख्या से संबंधित होती है तो उसे कई स्तरों में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है तथा एक नमूना प्राप्त किया जाता है, वो स्त्रीकृत यादृच्छिक परिदृश्य कहलाएगा। वहीं तीसरी बात की गई है समूह गुच्छा परिदृश्य या क्लस्टर सैम्पलिंग की। तो इसमें क्या होती है, जब इकाइयाँ आवश्यकता से अधिक हों और इन आवश्यक इकाइयों का चयन करना हो तो हम इस समूह गुच्छा परिदृश्य का प्रयोग करते हैं। इसे हम सब सैम्पलिंग भी कह सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, उसका व्याख्या भी समझ में आई होगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया? ऑप्शन ए चार्ल्स बूथ, ऑप्शन बी विलियम जे गुडे, ऑप्शन सी ए मोजर या ऑप्शन डी जहोडा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए चार्ल्स बूथ ने सर्वप्रथम सामाजिक अनुसंधान में सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया। ठीक है। सर्वेक्षण वर्तमान में सूचना का क्या स्वरूप है तथा इसकी व्याख्या या विवेचना करना सर्वेक्षण कहलाता है। ठीक है, वर्तमान में क्या स्वरूप है तथा इसकी व्याख्या करना और उसकी विवेचना करना ही हमारा सर्वेक्षण कहलाता है। हम सर्वेक्षण में 3 प्रकार से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, मतलब सर्वे जब हम करते हैं तो 3 प्रकार से। एक तो वर्तमान स्थिति उसकी क्या है, ठीक है। दूसरा हम किस स्तर पे चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहते हैं वो चीज़ें पूछते हैं। और तीसरा हम उन्हें कैसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये हमारा जब हम सर्वेक्षण करते हैं तो इन तीनों को लिख करके सूचनाएं प्राप्त करते हैं, तभी इसे सर्वेक्षण या सर्वे स्टडी कहा जाएगा तथा इसमें सैंपलिंग का भी प्रयोग किया जाता है। आइए अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जातीय आधार का स्त्रीकरण है? ऑप्शन ए प्रदत्त, ऑप्शन बी अर्जित, ऑप्शन सी मुक्त और ऑप्शन डी ना तो मुक्त और ना ही समृद्ध। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रदत्त। जातीय का जो आधार है वो प्रदत्त, मतलब जन्म के आधार पे ही हमें जाति मिल जाती है। आइए अब इस जाति के बारे में जान लेते हैं। जाति व्यवस्था से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि एफ.जी. बैली ने जाति को बंध सावयवी स्त्रीकरण माना है, वहीं वेबर ने जाति को एक बंध समुदाय माना है। और अगर एक जाति को एक बंध वर्ग के बारे में बात की जाएगी तो वो मैकाइवर एम पेज होंगे, और बंध समुदाय की बात की जाएगी तो वेबर होंगे। ठीक है। और इरावती कार्बे के अनुसार जाति एक अंतःविवाही समूह के साथ साथ एक विस्तृत नातेदारी है। तो इन लोगों ने ये 3 हमें महत्वपूर्ण ज़्यादा लग रहे थे, इसीलिए मैंने डाल दिया कि ऐसे पूछा जा सकता है कि जाति को एक बंधु समुदाय किसने कहा। तो 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो इसका आंसर आपका वेबर होगा। और आपका जैसे कि जाति के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। आपको बता देते हैं कि जाति जो है वो आपके पुर्तगाली शब्द कास्ट से बनी है, जिसका अर्थ जो होता है प्रजाति, नस्ल या जन्म से लिया जाता है।
और अगर हम देखें कि जाति का व्यवस्थित कार्य, तो वो हमारे GS घुरिये द्वारा कार्य किया गया था। GS घुरिये ने बताया कि इंडो आर्यन संस्कृति के मिश्रण से का बच्चा है जो गंगा यमुना के दोआब में जन्मा, पला, बढ़ा और यहीं से पूरे भारत में फैल गया। इन्होंने इस तरह से जाति व्यवस्था को प्रभाषित किया है। आई होप आपको जाति व्यवस्था समझ में आई होगी। और अगर जैसे कि हम बात करें कि जाति के कुछ सिद्धांत, जैसे कि पूछ लिया जाता है कि प्रजाति सिद्धांत, तो ये जाति का सिद्धांत है जिसे किसने दिया था? रिजले ने दिया था। वहीं टोटम का सिद्धांत, टोटम के बारे में दुर्खिम ने बात किया है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन आ जाए टोटम का सिद्धांत जो कि जाति के सिद्धांत से संबंधित है, तो ये आपका गिलबर्ट ने दिया था। ठीक है, अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने आत्मतुष्टि भविष्य कथन के संबंध में लिखा है? ऑप्शन ए टी पार्सन, ऑप्शन बी R.K. मर्टन, ऑप्शन सी मैक्स वेबर या ऑप्शन डी पेरेटो। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, R.K. मर्टन ने आत्मतुष्टि भविष्य कथन के बारे में लिखा है। आइए अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7, हैबरमास के विचार के अनुसार आधुनिक समाजों में विज्ञान और तकनीकी तार्किकता निम्नलिखित में से किसके रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए मानव लक्ष्यों के बारे में मौलिक प्रश्न उठाना, ऑप्शन बी विचारधाराएं, ऑप्शन सी अज्ञानता के विरुद्ध तर्क या ऑप्शन डी दमन के विरुद्ध तर्क। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी विचारधाराएं। हैबरमास ने जो कि दिया है, तो हैबरमास की एक पुस्तक है लेजिस्लेशन क्राइसिस। इसमें इन्होंने यूरोप, अमेरिका और एशिया में जो तकनीकी चेतना या प्रौद्योगिकी में जो तीव्र गति आई है उसका उन्होंने अध्ययन किया और बताया कि राज्य के हस्तक्षेप ने समाज की जो समस्याएं होती हैं या तकनीकी समस्या का उन्हें रूप दे दिया है और इसे उन्होंने एक तरह से वैधता का संकट कहा है। उन्होंने बताया कि हैबरमास का मत है कि तकनीकी चेतना ने एक नई धारणा को विकसित किया है। जो तकनीकी चेतना, जो कि इसमें तकनीकी तार्किकता के बारे में बात हो रही है, तो इन्होंने बताया कि तकनीकी चेतना ने एक नई धारणा को विकसित किया है जिसे हैबरमास जो है उपकरण कारण कहते हैं। और जो ये उपकरण कारण की अवधारणा की विवेचना करते हुए हैबरमास बताते हैं कि साधन इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें साध्य प्राप्त करने की कुशलता हो, मतलब जो भी साधन हो उसमें साध्य प्राप्त करने की कुशलता हो। यह दक्षता किसी प्रकार के मूल्य या मानकों को ना नकारती हो, तभी ऐसा ही साधन होना चाहिए जिसमें साध्य प्राप्त करने की दक्षता होनी चाहिए तथा ये हमारी किसी भी जो भी समाज में मूल्य हैं और मानक हैं उनको नकारती ना हो, तभी वो हमारे लिए अनुकूलन रहेगी, वरना वैधता का संकट उत्पन्न हो जाएगा। ये हैबरमास का कहना था। आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी C.H. कूले, ऑप्शन सी अगस्ट काम्टे या ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, अगस्ट काम्टे ने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा की है। आइए अब इसकी व्याख्या जान लेते हैं। प्रत्यक्षवाद जिसे पॉजिटिव बोलेंगे की वैज्ञानिक व्याख्या सर्वप्रथम अगस्ट काम्टे ने की। इन्होंने अपनी पुस्तक कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी में तथा द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी में इस अवधारणा की व्याख्या की। इसी कारण काम्टे को प्रत्यक्षवाद का प्रवर्तक माना गया।
काम्टे ने इस बात पर जोर दिया कि इंद्रिय ज्ञान से परे कुछ भी वास्तविक नहीं है। वास्तविक वही है जो हम देखते हैं व सुनते हैं तथा अपने जीवन में प्रयुक्त करते हैं। सभी मनुष्यों में निरीक्षण की एक जैसी क्षमता पाई जाती है, इसलिए हम अपने अनुभव को दूसरे के अनुभव से मिलाकर उसकी पुष्टि व सत्यापन कर सकते हैं। अतः इन्होंने बताया कि जो मतलब पॉजिटिव या प्रत्यक्षवाद है, इसमें इन्होंने कहा कि जो चीज़ें हम देखते हैं सुनते हैं, ठीक है, और वो जो भी हमारे अनुभव होते हैं वो जब वैज्ञानिक स्तर पे खरे उतरते हैं तो हम मूर्छाक्षवाद में जो भी चीज़ों को लिया जाएगा वो वैज्ञानिक रूप से एकदम पुष्टि हो जानी चाहिए, उसकी सत्यापन हो जाना चाहिए, तभी उस चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे और उसे हम सत्य मानेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। समुदाय का उदाहरण है ऑप्शन ए ट्रेड यूनियन, ऑप्शन बी वर्ग, ऑप्शन सी राजनीतिक दल या ऑप्शन डी जनजातीय समूह। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा, जो कि समुदाय का उदाहरण पूछा गया है, तो यहाँ आपका आंसर है ऑप्शन डी जनजातीय समूह। यह समुदाय का उदाहरण है। आइए जान लेते हैं समुदाय क्या होता है। समुदाय एक निश्चित भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो हम की भावनाओं से बंधे होते हैं और एक सामान्य संस्कृति का निर्माण कर अपने व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। या समुदाय, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे कम्युनिटी, और कम्युनिटी दो भागों में बढ़ जाता है। कॉम मतलब टुगेदर और म्यूनिस मतलब टू सर्विस। कॉम मतलब टुगेदर मतलब साथ साथ, और म्यूनिस मतलब टू सर्विस मतलब सेवा करना। अर्थात कम्युनिटी या समुदाय का अर्थ होता है साथ साथ रह के सेवा करना। अब समुदाय को हम दो रूपों में विभाजित, जैसे कि ग्रामीण समुदाय होता है और नगरीय समुदाय होता है। जिसमें हम ग्रामीण समुदाय एक ऐसा समुदाय होता है जहाँ जो कार्य होगा या जो भी जीवन होगा वो कृषि पर आधारित होगा, उसे हम ग्रामीण समुदाय कहेंगे। वहीं हम अगर व्याख्या करें नगरीय समुदाय की, तो नगरीय समुदाय जो होगा उसमें 1961 की जनगणना के आधार पर भारत सरकार द्वारा उसे ही नगर की व्याख्या दी गई कि जहाँ की जनसंख्या 5000 से अधिक हो और जनघनत्व कम से कम 400 प्रति वर्ग किलोमीटर हो और तथा 75% कार्यशील जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी हो, तभी हम उसे नगरीय समुदाय कहेंगे। मतलब ग्रामीण समुदाय जो कृषि पर आधारित हो और नगरीय समुदाय 5000 से अधिक जनसंख्या हो और 75% जो वहाँ की जनसंख्या हो वो गैर कृषि कार्यों में लगी हो, तो उसे हम नगरीय समुदाय कहेंगे। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10। सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमी लाइफ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी पार्सन्स, ऑप्शन सी मर्टन या ऑप्शन डी स्मेलर। तो ऑप्शन डी स्मेलर ने सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमी लाइफ की पुस्तक की रचना की है। वहीं इनकी अन्य पुस्तक, जैसे कि स्मेलर की अन्य पुस्तक है सोशल चेंज इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये इनकी पुस्तक है। तथा इन्होंने पुस्तक दी थी सोशियोलॉजी एक्सप्लेनेशन, एंड इन्होंने जो ये आपकी तीसरी पुस्तक इसमें लिखी है सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमी लाइफ और द थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, ये इनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। आई होप आपको हमारे लाए हुए क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। तो अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।